लिखिए थ्योरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यार क्यों आर कंसिडर्ड टू हैव, किसका नहीं हुई एडजस्टमेंट अभी तक, मुंह चल रहा है। 100 बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है कि 5:15 के पहले जो कुछ करना कर लिया करो, तो बातें चल रही रहती हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर कंसिडर्ड टू हैव ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंट full stop. It means they have permanent magnetic moment. It means they have permanent magnetic moment. Full stop. But atomic dipoles are aligned in the random fashion. Atomic dipoles are aligned in the random fashion such that net magnetic dipole moment is zero. Full stop. Para change. However, on applying magnetic field, comma, these atomic dipoles try to align themselves. These atomic dipoles try to align themselves in the direction of field. Full stop. फिर से पैरा चेंज करो. However, at ordinary temperature, the material fails to align. Fails to align align काटो. Fails to attain significant alignment. Comma, thus develop weak magnetism.
देखो, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की थ्योरी को समझना बहुत आसान। जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, यहां मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है? अनपेयर्ड। हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या रहेगा? मूवमेंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अपन अपने तरीके से समझते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो एक करंट को जनरेट करेगा लूप में। उस जनरेशन ऑफ करंट के कारण ऊपर बनेगा साउथ पोल, नीचे बनेगा नॉर्थ, एंड इट कंट्रीब्यूट्स फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अपना परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हर एटम का, हर एटम। तो आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एक एटम को मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हो, राइट? ऐसे उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे एटम्स हैं, मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, जिनको आप कह रहे हो बहुत सारे एटॉमिक डायपोल्स, राइट? इन सारे एटॉमिक डायपोल्स का जब अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट तो रहता है, बट इनका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से रहता है। ये सबके सब रैंडम फैशन में अलाइन, समझ रहे हो? किसी का भी कोई भी डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। सब एटम्स का जो रिवॉल्यूशन है वो इस तरीके से है कि अगर आप एक को देखो तो ये एज अ मैग्नेटिक डायपोल वर्क कर रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, बट इसके अपोजिट में या तो हो सकता है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो, राइट? मतलब जब इन सबका सम किया गया तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल के आया? 0। कितना निकल के आया? 0 इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने दी क्या? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? H। यहां पे H इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यहां पे H इज इक्वल्स टू, जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, ये सारे के सारे एटॉमिक डायपोल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लेंगे? अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। नाउ दे कंट्रीब्यूट फॉर द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस जिसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है वो किसके डायरेक्शन में डेवलप हुआ है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ, ये अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से नहीं होता, अभी भी कुछ कुछ आड़े टेढ़े हैं, थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं हुआ। मैग्नेटिज्म डेवलप तो हुआ है बट इट इज किंड वीक। कैसा है? वीक, बिकॉज ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट नहीं हो पाया, राइट? अलाइनमेंट तो हुआ बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया। When we have studied the properties of the materials, अलाइनमेंट इतना परफेक्ट नहीं था कि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर सके, सो इट डेवलप्स द वीक मैग्नेटिज्म। दिस इज द थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सेम ऐसे ही फेरो की है, ये दोनों बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड किसकी है? डाइड, राइट? दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। इसी में आता है क्यूरीज लॉ। आपने पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यूरी ने यह फाइंड आउट किया, मैडम क्यूरी, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन डेवलप करने में डिफिकल्टी जा रही। इट मींस उन्होंने अपने लॉ को बताया कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन एम से डिनोट करते,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये तो अपन ने देख लिया। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, आपका मैग्नेटिज्म डेवलप होना चालू हो गया, राइट? इट मीन्स एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। बट शी ऑल्सो फाउंड आउट कि ये सब का सब केस एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, योर एम विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्होंने दोनों को किया क्या? कंबाइन। एम इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टू। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा यहां पे? कांस्टेंट। एम इज इक्वल्स टू सी एच अपॉन टू, where C is a proportionality constant known as Curie's constant। क्या कहते हैं इसको? Curie's constant। एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। M अपॉन H इज इक्वल्स टू C अपॉन, व्हाट इज M अपॉन H? व्हाट इज M अपॉन H? What is M? Magnetic susceptibility. Xi M is equals to C upon 2. Or you can say Xi M is inversely proportional to temperature. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इजीनेस कम होती जाएगी। What is Xi M? Magnetic susceptibility. कॉन्सेप्ट क्या था? हाउ इजिली यू कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। बट आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इजीनेस क्या होती जा रही है? कम। तो दोनों फॉर्म में पढ़ सकते हो। यहां से शुरू हुए थे, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यहां पे आके खत्म हुए जायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ए मैग्नेटाइजेशन विल बिकम डिफिकल्ट, बी ससेप्टिबिलिटी विल बिकम डिफिकल्ट। You cannot easily magnetize a paramagnetic material at higher temperature. This is Curie's law. Clear to everyone? No doubt? लिखें? Curie's law. हाँ, सॉरी एक मिनट, पहले ये डायग्राम बना लो दोनों। पहले ये दोनों डायग्राम बना लो। H vector is equals to 0, M vector is equals to 0, H is not is equals to 0, M is not is equals to 0। दोनों आजू बाजू में बना लो, ठीक है? हाँ, दोनों आओगे आड़े फिर से, अब तनक से आड़े फिर से कर दो थोड़े से, जिसमें कि तुमने लास्ट पैरा लिखा है ना, इसका मतलब है ये देखो। However, at ordinary temperature, the material fails to obtain alignment, है ना? इसी H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। पीछे देखो, आप देख पा रहे होगे उस दिन जो अपन ने टर्म्स पढ़े थे उनका ये यूज है। वी हैव स्टडीड अबाउट एच, वी हैव स्टडीड अबाउट कैपिटल एम, वी हैव स्टडीड अबाउट जायन। ये टर्म्स यहां यूज होंगे, मैंने बोला था। हाँ हाँ, तो बस तो इतना यूज है इनका। अब एक बार देखना पड़ेगा ना फॉर्मूले सबके लिए बनेगा। लिखिए क्यूरीज लॉ।
Curie's law. It is found that intensity of magnetization, it is found that intensity of magnetization of a paramagnetic material, line change number 1, directly proportional to magnetizing field intensity, और उसके नीचे लिखो m is proportional to h. Number 2, inversely proportional to, ये नंबर 1 था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h. अब नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब m is inversely proportional to 1/T. It implies that m is proportional to h/T. m is equals to CH/T. लिखो ये दोनों स्टेप. Where C is called Curie's constant. Where C is called Curie's constant. और आप लिख सकते हो m/h is equals to C/T. इसी के बाद अगले स्टेप में m/h की जगह xm लिखो, मतलब xm is equals to C/T. एंड ये फाइनल स्टेप. ठीक है, तो यहां से क्यूरीज लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट भी बनता है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो. इट स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम द सिचुएशंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. लिख सकते हो कि नहीं? राइट. अगर आपसे कहा जाए ग्राफ बनाओ किस के 1/xn और टेम्परेचर के बीच, तो कैसा बनेगा? व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन 1/xm इन स्ट्रेट लाइन? कुमकुम क्यों? ठीक है, अब इस पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए. इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. बहुत हो गए टेम्परेचर के साथ, गले नहीं उतर रहा था. फाइन, इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. But Curie's law is not valid after a particular point, which is called saturation point. ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, सीबीएसई में इतना डेप्थ में नहीं गया, इतने ग्राफ का, बट बना लो अब जाए. ठीक है, लिख लो ग्राफ बिटवीन
graph between 1 upon xi m and t. Graph between 1 upon xi m and t. ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, एक पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनाना, फिर कर्व कर देना। जहां से कर्व किया है उसको लिख देना सैचुरेशन पॉइंट। हाँ बेटा, अब वो टेम्परेचर किसी भी चीज में आप अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विल गेट चेंज। अपन ने देखा है ना किसी भी केस में, है ना? तो वो मटेरियल चेंज अगर प्रॉपर्टी कर लेगा तो फिर लॉस फॉलो नहीं होता। किसी भी ग्राफ में तुम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ा सकते हो किसी भी कंडीशन में, फिर टेम्परेचर क्या करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चालू करता है, देन इट विल नॉट फॉल। इसीलिए तो हमेशा ध्यान रखना, जनरली भी अगर फिजिक्स में कोई भी ग्राफ टेम्परेचर के साथ देखो, इट फॉलोज अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, उसके बाद फिर वो सैचुरेशन शो कर देगा। जैसे रेसिस्टिविटी का, वही वही मैं कह रहा हूं, किसी भी ग्राफ को पढ़ोगे, बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट, बियॉन्ड, लिखो लिखो, बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट, कॉमा, Curie's law is not valid. Beyond saturation point, comma, Curie's law is not valid. Full stop. देखो, जिसको समझ में नहीं आया स्ट्रेट लाइन क्यों बना था, बिकॉज xi m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, राइट? इसका मतलब 1 अपॉन xi m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, रेसिप्रोकल कर लो तो यहां xi m 1 अपॉन xi m हो जाएगा और यहां पे t हो जाएगा। तो 1 अपॉन xi m और t एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, लिखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ, ये ग्राफ शो करने की, हाँ हाँ, तो ऐसे भी करता है कि 1 अपॉन xi m और t के बीच में क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक क्वांटिटी है जिसको आप रेसिप्रोकल में ले सकते हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेसिप्रोकल में ग्राफ में कैसे रखो, तो t और 1 अपॉन xi m के बीच में बना दिया। हाँ, xi m और 1 अपॉन t के बीच में भी बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्पेलिंग पता फेरो की? FERRO, the materials, 3 बार रिपीट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, the materials which are strongly magnetized, which are strongly magnetized in the direction of the applied magnetic field, in the direction of the applied magnetic field, are known as ferromagnetic materials. एग्जाम्पल, लाइन चेंज करके,
आयरन, निकल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, स्टील, स्टील, कॉमा, alloys, alloys like alnico, alloys like alnico. ठीक है, ठीक है, लिखिए डोमेन थ्योरी। हाँ, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इसकी थ्योरी का नाम क्या है? डोमेन थ्योरी। लिखिए, अरे डोमेन थ्योरी, domain is a small region formed by a large number of atoms, formed by a large number of atoms, ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 10 पावर 11 के आसपास। नहीं, के आसपास नहीं लिखना, 10 पावर 11 ब्रैकेट क्लोज of a ferromagnetic substance, of a ferromagnetic substance, full stop. Each domain, full stop के बाद each domain behaves like a magnet. Each domain behaves like a magnet and has magnetic moment Full stop. Para change. When there is no external field, comma, the magnetic moments arranged in a random direction and net magnetic field is zero. Net magnetic field is zero. Full stop. Para change. On applying magnetic field, comma, the magnetic moments aligned in the direction of applied magnetic field, aligned in the direction of
applied magnetic field and strongly magnetized the material and strongly magnetized the material. Strongly magnetized the material. Full stop. देखो सुनो, वो जो पैरामैग्नेटिक में थ्योरी लगी थी वही सेम इसमें लगी है। चेंज सिर्फ इतना है कि वो ये कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स रहते। क्या रहते हैं? डोमेन्स। एक पर्टिकुलर डोमेन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या रहते हैं? अलाइन। दूसरे डोमेन में हो सकता है उनका डायरेक्शन चेंज हो, तीसरे डोमेन में कुछ और चौथे डोमेन में कुछ और। राइट? कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इकट्ठे। उस एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं अपन? डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक डायपोल है, तो मान लो कि इनका अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस डोमेन का तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं? सिमिलरली ये दूसरे वाले डोमेन का भी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तीसरे डोमेन का भी होगा और चौथे का भी। चारों डोमेन का अपना अपना परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। मतलब ये चारों की चारों डोमेन एक छोटी मैग्नेट की जैसा वर्क कर सकते हैं। बट अगर इन चारों का ऐड किया जाए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों? देखो ना, ये इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट नीचे वाला, ये इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट ये नीचे वाला। तो चारों का अगर सम किया जाए तो क्या आएगा? 0। अगर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल देखा जाए तो वो ट्रायंगल एज अ मैग्नेट वर्क कर सकती है, बट होल टुगेदर पूरे रेक्टेंगल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0। राइट? इट मींस नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड दोगे, यू हैव गिवन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। सबके सबका डायरेक्शन क्या हो जाना? Now if H vector is not is equals to 0, M is also not is equal। वही थ्योरी किस फॉर्म में बना दी? डोमेन। राइट? डोमेन के फॉर्म में इसीलिए बना दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करना। क्या कर रहा था? स्ट्रॉन्ग। हर एक डोमेन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा है, और अगर चारों डोमेन का ऐड कर दिया जाए तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा निकलेगा। इट मींस मैग्नेट इज स्ट्रांगली या मटेरियल इज स्ट्रांगली मैग्नेट। थ्योरी सिंपल है, नहीं यहां पे कुछ नहीं रहता, बस डोमेन्स में रहता है। राइट? अब आपने जो लिखा है उसको पढ़ो एक बार। यही लिखा है क्या? पढ़ो पूरा शुरू से लेके एंड तक, जो भी आपने समझा है वही लिखा है क्या? हाँ पूछ लो। यार कैसे वही दिक्कत है, बन कैसे गए? नहीं, यहां पे इन मटेरियल्स में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कहते हैं, एंड दे हैव अलाइंड या दे हैव कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया में जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कह दिया? डोमेन कह दिया। वहां पे अपन पैरामैग्नेटिक में क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एटम मान लेते हैं, यहां पे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, सो दैट यू कैन शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। बस उससे ज्यादा इसमें कोई डर नहीं। ये बन कैसे गए, कहां से बने, कैसे इनका अलाइनमेंट हुआ, कपलिंग कैसे हुई, उन सबका यूज नहीं। बिल्कुल, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। इनकी प्रॉपर्टीज तो अपन पहले देख चुके हैं, बस थ्योरी थी। हाँ, एन नंबर ऑफ, कितने भी डोमेन्स हो सकते, अपन को बस थ्योरी आए तो उसमें लिखना। वैसे थ्योरी नहीं आती, प्रॉपर्टीज आती हैं जो अपन अब पढ़ने वाले, सबकी एक एक। ठीक है? हाँ भैया। हाँ हाँ
तो वो पहला वाला केस मूवमेंट की कह रहे हैं अभी। आओ तो वो मूवमेंट के फॉर्म में रखो, या तो डोमेन की बात कर लो या मूवमेंट कर लो, ठीक है। देखो क्यूरीज लॉ इन फेरो अच्छा ये नहीं बनाया क्या? बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हो सकता है ये तो तुमने समझने के लिए चारों के अलग अलग लिए, ऐसे एन नंबर ऑफ डोमेन्स होंगे, तो हो सकता है 2-3 का सेम में हो तो फिर 2-3 का अपोजिट में भी तो होगा, तो वो नेट कितना निकल गया? ओवरऑल 0 निकल जाएगा। Curie's law for transformation of, लिखो हेडिंग, Curie's law for transformation of ferromagnetism into paramagnetism. Transformation of ferromagnetism into paramagnetism. बेटा इधर ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इनटू पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरी ने यह भी बताया कि टेम्परेचर का खेल कुछ ऐसा है कि हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कुछ कुछ टेम्परेचर फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। मान लो आयरन के लिए 630 केल्विन एक टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर आयरन का टेम्परेचर ले जाओगे तो आयरन एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वर्क करने लगेगा। अच्छे समझ क्या बताया क्यूरी ने कि हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही फेरोमैग्नेटिक है। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर ले जाओगे दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। उसके लिए उन्होंने लॉ दिया Zion is equals to C upon T minus Tc, where C is called Curie's constant and Tc is called Curie's temperature. Very very important, super important. यही Tc है आयरन के लिए 630 केल्विन। यही Tc आयरन के लिए क्या है? 630 केल्विन। तो अगर किसी पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर एक रेंज के ऊपर ले जाया जाए तो वो मटेरियल एज अ पैरामैग्नेटिक वर्क करने लगे। वो अपनी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? लूज। उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? वीक। एंड वीक मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक, राइट। तो क्यूरीज ने टेम्परेचर से बहुत excellent brilliant relations बताई हैं। That's why she got Nobel Prize, right?
बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। सो जो केमिस्ट्री में उनका वो बहुत ज्यादा है, शी गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस ओनली। उनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, क्यूरी का। सिर्फ इतने से के लिए उनको फिजिक्स में क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। बिकॉज इस चीज की बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। She found out the Curie's temperature for every single ferromagnetic material. आप अगर आयरन को 630 के ऊपर ले जाओ तो वो आयरन एज अ पैरामैग्नेटिक बन जाए, राइट? ये फॉर्मूला लिखो, Xim इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सीधा फॉर्मूला। Where Tc is Curie's temperature, where Tc is Curie's temperature, Tc is Curie's temperature। नीचे लिखो if T is greater than Tc, if T is greater than Tc, राइट? मान लो इसका मतलब क्या है? अगर आयरन के लिए Tc कितना है? 630, और आपने मटेरियल का टेम्परेचर दे दिया 631, कॉमा लिखो, द मटेरियल विल बिहेव एज अ, द मटेरियल विल बिहेव एज अ paramagnetic material. The material will behave as a paramagnetic material. Full stop. Example. निकल के लिए Tc 630 केल्विन है, निकल के लिए। आयरन के लिए 1043 है, और कोबाल्ट के लिए 1393। ये सब टीसी की वैल्यू। इन तीनों की बस आपको याद रखनी है। हाँ बेटा, हाँ, उसका मीनिंग यही है कि ससेप्टिबिलिटी आपकी नेगेटिव चली गई, मतलब इजीनेस कम हो गई, डिफिकल्टी बढ़ गई 0 से, और कुछ नहीं। अभी ये जो ये Xim माइनस वाला है ना, अभी इसकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो Xim इन्फिनाइट हो जाएगी, कुछ नहीं, उसका मतलब यही है कि नहीं होगा मैग्नेटाइज। लिखिए, देखो अब अच्छे से सुनो पहले। अच्छे से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो थ्योरीज आपने पढ़ी है, रेयर चांस है कि एक आध थ्योरी आपसे पूछे, सीबीएसई बोर्ड में वो 70 मार्क्स का पेपर। बट जो आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हो आज से कल की क्लास, दीज प्रॉपर्टीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। आपको इन 6 या 7 प्रॉपर्टीज में से कम 3 प्रॉपर्टीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पूछी जाए, हर जगह। आप तीनों मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हो, राइट? आप तीनों मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। दे आर सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड द सुपर इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी चीज की आने की रहती है तो वो प्रॉपर्टीज की रहती है। दिस होल चैप्टर इज थ्योरेटिकल। यहां से आपको डेरिवेशन कोई मिले बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगी? थ्योरी। हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक
डायमैग्नेटिक, कॉमा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कॉमा पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, स्केल है सबके पास? नहीं। देखो, पूरे पेज को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करो। मुंह क्यों चल रहा है यार? पूरे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करो। यहां लिखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। कम से कम 2 पेज में तो आएंगी, कम से कम। तो अगले पेज को जब डिवाइड करोगे तो ऊपर फिर से लिखो डाय, पैरा, फेरो तरीके से। अभी पहले एक पेज को ही कर लो। वेन डाय, डाय के अंदर वेन, डायमैग्नेटिक के अंदर लिखो वेन अ रॉड ऑफ, when a rod of diamagnetic material, आने दो 5-6 जितनी लाइन में आ रहा, टेंशन मत लो, लिखते जाओ। when a rod of diamagnetic material is placed, diamagnetic material is placed in a magnetic field, in a magnetic field, comma, the field lines do not prefer, the field lines do not prefer, do not prefer, P-R-E-F-E-R, prefer to pass through it, to pass through it, full stop। ऐसा डायग्राम बनाओ, नॉर्थ साउथ, दिस इज अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक, फील्ड लाइंस ऐसी चली जाएंगी, ऐसी चली जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से नहीं जाएंगी, इतनी बेशरम। यहां जाओ, पैरामैग्नेटिक में नंबर 1, when a rod of
when a rod of paramagnetic material is placed in magnetic field comma the field lines prefer to pass through it north south rod यहां से भी जाएंगी, यहां से भी जाएंगी, अंदर से भी जाएंगी। एक थोड़ा कम डेंसिटी की बनाना, बिकॉज अगले वाले में और ज्यादा बनानी पड़ेगी, राइट? ये 11th के बच्चे भी बहुत फरमान, बहुत, हाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी एक आज की बात है, दोपहर में से देख रहा था, मैं ग्रुप चेक कर रहा था, तो एक लड़की का बायो डाला है, नोबडी डाई अ वर्जिन। आगे सुन, लिखा है उसमें नोबडी डाई अ वर्जिन, कर्मा फॉक्स एवरीवन। लिखिए, ये आधों को घर जाके समझ में आएगा, बहुत डेप्थ है, बट बहुत फर्क नहीं है, बहुत। हाँ, ये थर्ड वाले में जो सेकंड में लिखा है वैसे ही सब लिखना है, एंड में लिखना है मोर कन्वीनियंटली। सुनो, जो सेकंड में लिखा है वही लिखना है, एंड में 2 वर्ड और जोड़ने, मोर कन्वीनियंटली, नॉट रॉड। अच्छा, ये कैसी बनानी है? फेरो की लोगी रॉड, when a rod of ferromagnetic material, एंड में लिखना है मोर कन्वीनियंटली। नहीं, हम उसका बायो पढ़ के कुछ नहीं कर रहे थे, हम ग्रुप चेक कर रहे थे, तो ग्रुप में जिनका नंबर सेव नहीं रहता ना, उसका आता है। हम सोच रहे थे उसी ग्रुप को खाली करके ना उसी को मेन ग्रुप बना दें, इसीलिए। अभी आएगी, यहीं आती है इसी तरह। डायग्राम सेम ऐसा बना लो, अंदर से 2-4 लाइन ज्यादा बना लें बस। नंबर 2, when a rod of
नहीं नहीं, रॉड नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अरे यार, अब इन तीनों का नंबर 1 लिख लिया, अब नंबर 2 पहले किस में लिखोगे? व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस placed in a non-uniform magnetic field, comma, the substance move from strong to weaker part of the field, from strong to weaker part of the field, right? बाजू में उल्टा कर देना, from weaker to strong part of the field. और थर्ड में भी बिल्कुल सेम, जो सेकंड में रहेगा। सेकंड में वीकर टू स्ट्रॉन्ग कर देना या वीक टू स्ट्रॉन्गर, और थर्ड में भी वही रहेगा, सेम। ये इसमें, ये पैरा में, और सेम ऐसा ही करो, इसको समझा देंगे, परेशान मत हो। यही सेम, जैसा दूसरे में वैसे तीसरे में। पानी नहीं है ये मटेरियल है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बन गया, जाओ।